मैं मनीता फ्रॉम JVAV पाकरटांड सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों को सामाजिक विज्ञान से कक्षा 9 के छात्रों के लिए विषय अर्थशास्त्र, जो कि आप लोगों के लिए नया होगा, अध्याय 1 से शीर्षक है पालमपुर गांव की कहानी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य है उत्पादन से संबंधित कुछ बातों से परिचय कराना, जो कि मैं इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रही हूँ। पालमपुर गांव की कहानी में कुछ मुख्य बिंदु हैं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी आत्मा गांव में निवास करती है। इस पाठ को समझाने के लिए पालमपुर नामक एक काल्पनिक गांव को आधार माना गया है। यह गांव बुलंदशहर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पालमपुर गांव में कृषि ही मुख्य क्रिया है, परंतु अन्य उत्पादन गतिविधियां भी इनमें शामिल हैं। देखा जाए तो पालमपुर गांव में कुल परिवारों की जनसंख्या 450 है। इनमें से 100 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, अर्थात ये भूमिहीन हैं। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। 60 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति से संबंधित हैं और गांव की अधिकतर जमीन इन्हीं के पास है। गांव में 1/3 परिवार दलित है, जिसे अनुसूचित जाति भी कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको पालमपुर गांव की प्रमुख क्रियाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ की प्रमुख क्रियाएं 2 प्रकार की हैं। एक है कृषिगत क्रियाएं और दूसरी है गैर कृषिगत क्रियाएं। कृषिगत क्रियाओं में आता है कृषि और पशुपालन। कृषि मतलब खेती करना और पशुपालन गाय या डेयरी के चलाना। दूसरा है गैर कृषिगत क्रियाएं, जिसके साथ में सीधा संबंध होता है, जैसे दुकानदारी, डेयरी, यातायात, कंप्यूटर सेंटर या लघु विनिर्माण। अब हम देखते हैं पालमपुर गांव की मुख्य बुनियादी सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे सड़कें, जो कि गांव में पड़ोसी गांव और शहरों को जोड़ती हुई सड़कें उपलब्ध हैं। यातायात के साधन, यातायात के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, जैसे तांगा, बैलगाड़ी, जीप, बस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर आदि। बिजली की सुविधा है। गांव के अधिकतर घरों में बिजली उपलब्ध है। यहाँ बिजली के इस्तेमाल मोटर, ट्यूबवेल, लघु विनिर्माण उद्योगों आदि के लिए भी किया जाता है। विद्यालय, गांव में एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल, गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी अस्पताल भी है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अब हम देखेंगे उत्पादन की क्या क्या शर्तें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। पहला है भूमि, जिसको कि हम ज़मीन कहते हैं। दूसरा है श्रम, जिसको कि मजदूर लगा के हम लोग करते हैं। तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के 2 भाग हैं, एक स्थायी पूंजी है और एक कार्यशील पूंजी है। स्थायी पूंजी में आ जाता है, इनके उदाहरण हो जाते हैं औजार, मशीन और भवन। और कार्यशील पूंजी के उदाहरण है कच्चा माल और नगद पूंजी। उत्पादन की जो शर्तें हैं, उनकी चौथी मांग है मानव पूंजी। मानव पूंजी 2 तरह की है, एक ज्ञान है और दूसरा उद्यम है, जो कि मानव में पाई जाती है। अब हम देखते हैं पालमपुर में कृषि कैसे की जाती है। पहला है, पालमपुर में कृषि ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, जिसको कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
दूसरा, गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में ही सिंचाई होती है। तीसरा, बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान दोनों रबी और खरीफ फसलों उगाने में सफल हो सके हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं कि कृषि का कार्य किस किस ऋतु में क्या क्या फसल उगा के किया जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाई जाती है। इसकी अवधि है जुलाई से अक्टूबर और इसमें फसल उगाया जाता है ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि। दूसरा है शरद ऋतु। इसमें रबी फसल उगाई जाती है। इसकी अवधि है अक्टूबर से मार्च। फसल उगाए जाते हैं गेहूँ, सरसों, दालें, आलू आदि। अब तीसरा है इसमें ग्रीष्म ऋतु, जिसे जायद भी कहते हैं, जो कि मार्च से जून के बीच है इसकी अवधि। इसमें फसल उगाए जाते हैं तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल आदि। अब हम पालमपुर में खेती करने के तरीके के बारे में आपको बताते हैं। उनका आधार के बारे में बताएंगे, पारंपरिक कृषि के बारे में बताएंगे, आधुनिक कृषि के बारे में बताएंगे। पहला है श्रम। श्रम यानी कि मजदूरी। पारंपरिक कृषि है जो कि स्वयं किया जाता है, खुद से परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आधुनिक कृषि है जिसमें खतिहार मजदूरों से हम लोगों को काम लिया जाता है। दूसरा है बीज, जिसमें पारंपरिक बीज का इस्तेमाल किया जाता है। और आधुनिक कृषि में अति उपज प्रजाति वाले बीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे HYVS भी कहते हैं। तीसरा उर्वरक, गाय का गोबर और अन्य प्राकृतिक चीज़ों से हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। और आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। चौथा है जुताई। पारंपरिक कृषि में हल और बैल का प्रयोग करते हैं और आधुनिक में ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है सिंचाई। पारंपरिक कृषि में कुएं, रहट, तालाब, नदियां और वर्षा के पानी के द्वारा सिंचाई की जाती है। और आधुनिक कृषि में बिजली के ट्यूबवेल, नलकूप या डीजल का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे हरित क्रांति के बारे में। 1960 के दशक में हरित क्रांति ने कृषि में HYV बीजों, सिंचाई के उन्नत साधनों, कीटनाशकों, उर्वरकों तथा मशीनरी का उपयोग आरंभ कर दिया था। हरित क्रांति के कारण ही भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति के सकारात्मक 4 प्रभाव पड़े हैं। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है कृषि क्रांति की वजह से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि आई है। तीसरा है कृषि तथा उद्योगों का समन्वय हुआ। चौथा, किसानों को बाजार उन्मुख बनाया गया। बच्चों, अब मैं आपको पाठ के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक ही भूमि के टुकड़ों से एक वर्ष में एक से अधिक फसल उत्पादन बढ़ाने का सही तरीका ही बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इसी प्रणाली के द्वारा भारत के किसान एक वर्ष में कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं और तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। जमीन के मापने की इकाई को हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर।
भारत के अधिकतर भागों में किसानों द्वारा कृषि भूमि की माप बीघा, बीसा, गट्ठा तथा जरीब आदि से की जाती है। तो बच्चों, आज का हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगला पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।